बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं क्वांटाइज्ड एनर्जीज़। आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज़ काफ़ी बनते हैं। इसके जो फार्मूले हैं वो न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होंगे। तो क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ है क्या? पहले तो मैंने क्वांटाइज्ड का मतलब आपको लास्ट आर्टिकल में भी बताया था, जो क्वांटाइज्ड रेडियो वाला आर्टिकल था। वर्ड जो क्वांटाइज है इसका मतलब होता है स्पेसिफिक या डिस्क्रीट, यानी मखसूस वैल्यूज़। ठीक है, ख़ास वैल्यूज़ जो हों उसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। वो रेडियस भी ख़ास है, यानी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम में ख़ास रेडियस या सेंटर से ख़ास फासलों पर रह के गर्दिश कर सकते हैं, ऑर्बिट कर सकते हैं। और हर दो रेडियो के दरमियान एक ख़ास गैप भी होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो सेंटर में डायग्राम है, पहले शेल का रेडियस R1, नेक्स्ट का R2, उससे आगे R3 एंड सो ऑन। क्वांटाइज्ड एनर्जी से मुराद ये है कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की ख़ास एनर्जी होगी, डिस्क्रीट एनर्जी होगी, उससे ज़्यादा या कम एनर्जी पॉसिबल नहीं। जैसे कि हम हाइड्रोजन एटम की सिर्फ बात करेंगे, जैसे इसने कहा लेट अस नाउ कैलकुलेट द टोटल एनर्जी En ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट। बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में मॉडल पेश किया और उसने एनर्जी कैलकुलेट की। En इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी U। टोटल एनर्जी किसी भी चीज़ की इन दोनों का सम करके निकाली जाती है। तो मैं जो बात कर था मखसूस एनर्जी, हम आगे साबित करेंगे। जो पहला शेल है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। सेकंड शेल में -3.4, थर्ड शेल में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ख़ास वैल्यूज़ होंगी एनर्जीज़ की, इनसे ज़रा हट के नहीं। मसलन अगर ये -3.4 है तो -3.5 नहीं हो सकती सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की। मखसूस एनर्जीज़ होंगी किसी भी शेल में। एक बात। दूसरी बात, आपने किसी एक शेल से इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करके ऊपर वाले शेल में भेजना है हायर एनर्जी लेवल में, तो जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी फिर ख़ास होगी। वो कितनी होगी? इन दो शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। मतलब -3.4 -1.51, ये दो शेल का डिफरेंस ले रहे हैं। तो इन दो शेल के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी अगर आप देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो वो एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक्साइट हो जाएगा। तो वो हमने एनर्जीज़ कैलकुलेट करनी है कि फ़र्स्ट शेल में कितनी और सेकंड शेल में कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, अगर आप देखें उन्होंने टोटल एनर्जी En से मुराद क्या है? E स्टैंड्स फॉर टोटल एनर्जी, N nth शेल में टोटल एनर्जी, क्योंकि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और होगी, सेकंड शेल में कुछ और, एंड सो ऑन। तो n उस शेल के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं जिसको। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी U का सम होगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम Pe से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको हम U से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ½ mv²। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे आया, इसकी डेरिवेशन करते हैं प्रॉपर। बुक में कुछ स्टेप्स मिसिंग हैं तो वो देखते हैं। डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लें जी। सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल एनर्जी जो है nth शेल में वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यहाँ पे U से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ भी आप n लगा सकते हैं, nth शेल में एनर्जीज। अच्छा, En इज़ इक्वल टू ½ mv², इसके साथ भी आप n लगा दें, प्लस
पोटेंशियल एनर्जी को उन्होंने लिखा है ke²/RN। अब ये कैसे आया है, इसके लिए मैं आपको ज़रा डेरिवेशन कर देता हूँ, गौर से समझनी है। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फार्मूला पढ़ा है जो W/Q है। इसको हम KE/Q भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेरिवेशन हमने यहीं इसी फार्मूले से की थी। इसको U/Q भी कह सकते हैं। बुक में वो फार्मूला U/Q भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से इस U का फार्मूला यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता क्या बनता है, QV। ये बात समझ आइए। अब हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फार्मूला, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या होती है KQ/R। ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले एब्सोल्यूट पोटेंशियल का आर्टिकल था चैप्टर 12 में, वहाँ आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अब चूँकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में जो एक चार्ज न्यूक्लियस में है वो प्रोटॉन है, और दूसरा चूँकि होता है इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, प्रोटॉन पे भी चार्ज की मैग्नीट्यूड E होती है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज की मैग्नीट्यूड E है। फ़र्क ये है प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इस प्लस और माइनस की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्शन। पता है नेगेटिव का साइन ये भी ज़ाहिर करता है कि अट्रैक्शन की फोर्स है। जैसे पार्ट 1 में U का एक फार्मूला एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था ये, और उसके नीचे बुक में पता क्या लिखा था कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अट्रैक्टिव। तो इधर भी हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, और Q की बजाय हम E, इस Q की बजाय भी E और इस चार्ज की बजाय भी E। तो फार्मूला बन जाएगा KE²/R। चूँकि nth शेल में बात कर रहे हैं तो साथ RN लगा दें, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी KE²/RN। और इसमें नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है। ठीक है। अगर आप बुक में देखें तो ये -KE²/RN। तो नेगेटिव साइन जो है ये अट्रैक्शन को ज़ाहिर करेगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, अब अगला पॉइंट देखें। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसको आगे लेके चलते हैं। इक्वेशन 1 हमने ऐड करना है किस किस को, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, ऐड तब तक नहीं होंगी जब तक दोनों वैल्यूज़ या दोनों एनर्जीज एक जैसी टर्मिनोलॉजी में ना लिखी जाए। मसलन मैं जो आपसे कह दूं कि x + y का आंसर बताएं, तो आप इसको उसी सिंप्लीफाई करें या इसको आगे लेके चले तो क्या लिखेंगे आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। x + y, ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ जी x + y करें, इसको सॉल्व करें, तो क्या करेंगे आप, इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर ये है कि मैं दोनों को एक जैसे अल्फाज में लिख लूँ, एक जैसी टर्म्स में लिख लूँ, मसलन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू x = 2 एंड y = 3। अब आप इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि 2 + 3 और आप आंसर निकालेंगे 5। समझ रहे हैं, मैंने x को और y को एक जैसी टर्म्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की सूरत में लिख दिया। या फिर दूसरा तरीका ये था कि आपसे कहा जाए x + y क्या है, आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। हाँ, अनलेस आपको कह दिया जाए कि y = 2x, y = 2x, यानी y को भी x के अल्फाज में बयान कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन आगे सॉल्व की जा सकती। कैसे, x + y था, x की जगह x ही आएगा और y की जगह क्या लिख दें, 2x, तो इक्वेशन आगे सिंप्लीफाई होगी, 3x आंसर आ गया। यानी ऐड आप तब तक नहीं कर सकते जब तक वो सेम टर्म्स में ना लिखी जाएं दो चीज़ें। जैसे दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ तब ऐड की जा सकती हैं जब वो एक ही नेचर की हों। डिफरेंट काइंड की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में ऐड नहीं ना कर सकते, तो यहाँ पे भी यही मसला है। तो आप या तो ½ mv² को भी KE²/RN वगैरह यानी KE और R के अल्फाज में कन्वर्ट कर दें, या
के ई और आर एन वाली वैल्यू को भी मैस और वेलोसिटी वाले अल्फाज में किसी तरह लिख दें तो फिर ये ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, हम वही करने जा रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। वो कैसे जनाब? हम ये करेंगे कि आपने पढ़ा था कि इस हाइड्रोजन के केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है? ke²/r²। इनके साथ आप n लगा दें। ये स्टेप जो है अगर आप गौर करें बुक में क्वांटाइज्ड रेडियस वाले आर्टिकल में भी किया हुआ था। ये देखें, ये वाला स्टेप मैंने सेम वही स्टेप लिख दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आई है, कैसे आई, वो भी मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी वो होती है KQ1Q2/r²। चूँकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स है, प्रोटॉन पे भी चार्ज E, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E और नीचे r², तो फार्मूला क्या बन गया? KE²/r²। चूँकि nth शेल में बात करें, हम नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में दूसरे शेल में, हम जनरल बात करें तो इसलिए Rn nth शेल का रेडियस, वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी। तो ये फोर्स का फार्मूला लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला। समझ आई बात की? अच्छा, हमने तो बनानी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाएं, गौर कीजिएगा। ये Rn इसके स्क्वायर से कैंसिल, इधर आ गया mv², और इस साइड पे क्या चला आ रहा है? ke²/Rn। काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए इस लेफ़्ट साइड पे क्या करना चाहिए? 1/2 से मल्टीप्लाई। तो फिर हमें राइट साइड पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ke²/2Rn। काइनेटिक एनर्जी की ये जो वैल्यू है ये पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 में देखें, वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी के ई वगैरह के अल्फाज में लिखी जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया? ke²/2Rn। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? ke²/Rn। पॉइंट समझ आए? अब देखें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी टर्म्स में लिखी जा चुकी है। अब इनको ऐड किया जा सकता है। ठीक है जी, इनको ऐड करते हैं और ऐड करके क्या आंसर आएगा, गौर कीजिएगा। कोई एलसीएम आपने नहीं लेना, आप सिंपली ये देखें कि ये वैल्यू है ke²/Rn और ये है ke²/Rn का हाफ 1/2, ये जो साथ 2 लगाया, ये पोटेंशियल एनर्जी ke²/Rn और ये काइनेटिक एनर्जी जो हाफ ke²/Rn समझ लें। एक में से आधा निकाल दें तो क्या बचेगा? आधा ही बचेगा ना, माइनस साइन के साथ। तो मैं वही आपको करके दिखाने लगा हूँ और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -ke²/2Rn। बात समझ आई? एक फार्मूला तो हमारा ये आ गया टोटल एनर्जी का। ठीक है, एक पूरी ke²/Rn में से इसको 1 ke²/Rn समझ लें और इसको क्या समझ लें? 1/2, ये हाफ ke²/Rn। तो 1 में से 1/2 निकालें, बाकी भी 1/2 ही बचेगा, हाफ वैल्यू बचेगी। इस तरह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ Rn इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हम इसको कह देते हैं। इस इक्वेशन में Rn की वैल्यू पुट करें। कौन से Rn की वैल्यू जनाब? जो हमने लास्ट टाइम ये क्वांटाइज्ड रेडियस वाले आर्टिकल में डिराइव की थी। तो पुट करके देख लेते हैं। n² h² और 4π² kme²। यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं। En इज़ इक्वल टू -ke²/2
मल्टी 1/Rn में 1/Rn को अलग करके उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि वो सेपरेट ही रहे। मल्टीप्लाई बाय 1/। अच्छा Rn की वैल्यू क्या थी, n²a²/4π² kme²। यही वैल्यू थी, ज़रा चेक कर ले, 4π² kme² जी। अच्छा अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -ke² मल्टीप्लाइड बाय 4π² kme²/n²h²। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या चीज़ कैंसिल होगी जनाब, कैंसिल तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक चीज़, ये 2 और 4 ही हो सकता है, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। चलें जी, तो हमारे मुताबिक फिर फार्मूला ये बनता है -k², 2π², उसके बाद me⁴ और नीचे आ जाता है n²a²। ठीक है। अच्छा इस फार्मूले को बुक में कुछ ऐसे लिखा होगा कि -1/n² अलग कर लिए और अंदर 2π² kme⁴ डिवाइडेड बाय h²। ये nth शेल में इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उसकी जनाब ये एनर्जी आ गई है। ये पहला फार्मूला आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, पहला फार्मूला ये आप हाईलाइट करना है एनर्जी का। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ से हम किसी भी शेल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपने फर्स्ट शेल की एनर्जी फाइंड करनी है, पहले शेल में जो एनर्जी है, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर n = 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपने ये उसको E0 कह देते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। E1 भी कह सकते हैं, E0 वैसे चलता है, तो E0 = -1/n की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1², और बाकी वही सारी वैल्यूज़ 2π² kme⁴ डिवाइडेड बाय h²। अब ये जो 1 और 1² है, ये लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्या ख्याल है, सही है ना। तो पहले शेल में जो एनर्जी है वो ये आएगी -2π² kme⁴ डिवाइडेड बाय h²। मुझे बताइए इनमें से कांस्टेंट कौन है, 2 फिक्स नंबर है, एक पाई एक कांस्टेंट है, k कूलम्स कांस्टेंट, m इलेक्ट्रॉन का मास कभी वेरी नहीं करता, फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स है, और ये h प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब इस फार्मूले में जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो उसके क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो इनकी अगर आप वैल्यू सब की पुट करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा पहले डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं आएगा, पहले वो आंसर आएगा जाउल में। वो जो भी आंसर जाउल में आएगा आपने क्या करना है, उस वैल्यू को, वो जो भी वैल्यू x है 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, फिर वो वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले शेल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब यहाँ से दो काम हमने करने, एक तो माइनस साइन को एक्सप्लेन करना है कि माइनस का क्या मतलब है, इसके 2-3 मतलब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव करना है यहाँ से, वो क्या कि जो En है = -1/n²। अभी जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, वो तो ये है, देखें पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसका मतलब -1/n² × E0, या जिसको हम लिख सकते हैं En = -E0/n²। एक ये फार्मूला भी आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है जी, इस फार्मूले को भी हाईलाइट कर लें, ये फार्मूला ज़्यादा आपको
मदद देगा आगे डेरिवेशन। जिस भी शेल में आपने एनर्जी निकालनी है ये फार्मूला आप अप्लाई करें। जैसे कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है कि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी थर्ड शेल में, तो E3 इज़ इक्वल टू माइनस E0। E0 की वैल्यू क्या थी? अच्छा, ये E0 की वैल्यू बुक में प्लस में लिखी है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ प्लस में क्यों लिखी है। अच्छा, -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, थर्ड शेल में एनर्जी है तो 3 का स्क्वेयर, यानी कि -13.6 डिवाइडेड बाय 9, और ये बनेगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आपने फोर्थ शेल में एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो -13.6 को 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर दे एंड सो ऑन। पहले तो मैं ये बता दूं बुक में प्लस क्यों लिखा है। प्लस दो चीज़ें हैं, गौर से समझनी है आपने। अगर तो आपने पहले शेल में आपने नोट करना है पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी कितनी है, तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। माइनस सेकेंड शेल में एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। अगर बुक में E0 प्लस में लिखा है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पहले शेल में नहीं, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं, बल्कि ये वो एनर्जी है कि जो अगर आप इलेक्ट्रॉन को दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? आयोनाइज। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये प्लस में क्यों? क्योंकि ये देनी पड़ेगी, ये ऐड करेंगे। वैसे भी सोचें, अगर मैं कहूँ जी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कितनी है? -13.6। पॉइंट गौर से समझना, -13.6। अगर कोई बंदा इसमें इतनी एनर्जी ऐड कर दे +13.6, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी एनर्जी कितनी थी? -13.6। कोई बंदा उसको इतनी ही एनर्जी अगर दे दे तो बताएं ऐड करें तो क्या आंसर है? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी, और 0 पता कहाँ पे होती है? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एटम से बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर एनर्जी 0 होती है। जैसे आपको याद है फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल जो था उसमें लिखा था कि किसी भी पॉइंट की जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? इक्वल टू द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम 0। इधर भी इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, दूसरे शेल में भी ज़रा गौर करें। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? सेकंड शेल में वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है। अगर कोई बंदा इसको इतनी ही एनर्जी और दे दे प्लस, तो इसका मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0 होगी। इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी पे जाने का मतलब था क्या? इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और एटम जो है हाइड्रोजन एटम वो आयोनाइज हो गया। इसलिए इसको कहते हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये बात याद रखनी, जो भी प्लस में वैल्यू होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जो भी माइनस में होगी वो इलेक्ट्रॉन की उस शेल में एनर्जी होगी। बुक पे भी इसको देखते हैं, वाकई ऐसा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, प्लस और माइनस का चक्कर। अब देखें बुक में अगर ये E0 की वैल्यू माइनस के बगैर लिखी हुई है फार्मूला, और ये वैल्यू भी माइनस के बगैर, तो ये लाजमन आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, which is the energy required to completely remove an electron from the first Bohr orbit। समझ आई है? अगर मुझे पता करना है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उस शेल में, तो मैं माइनस के साथ वैल्यू लिखूंगा। उस माइनस का मतलब भी मैंने बताना है अभी आपको, मैं समझा ही देता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है सुनिएगा, 2-3 मतलब हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में क्यों है। ये न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है, और ये पहला शेल है, ठीक है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इस एनर्जी पहले शेल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों है? 2 मतलब है। पहला मतलब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है, पहला मतलब ये है। दूसरा मतलब क्या है जो ज़्यादा ऑथेंटिक है,
जो मैं ज़्यादा उसको प्रेफर करता हूँ वो बड़े गौर से समझना पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट ये है, कहते हैं जी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से यहाँ आया होगा, कई सारे शेल, कितने शेल होते हैं हाइड्रोजन के? कई लोग कहते हैं जी एक शेल होता है। असल आंसर क्या है इसके? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, ठीक है। वो भी आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कैसे, ये बुक से ही आपको मैं दिखाता हूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ शेल्स क्यों होते हैं हाइड्रोजन के। हाँ, उसका इलेक्ट्रॉन एक है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको जगह देने के लिए एक शेल काफ़ी है, लेकिन होते कितने हैं? इनफाइनाइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब भी इन्फिनिटी से यानी ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर से यहाँ आया होगा तो माइनस का मतलब था क्या है कि उसने इतनी एनर्जी लूज़ की है। नेगेटिव साइन ये शो करता है लॉस ऑफ एनर्जी, कि उसने इतनी एनर्जी लूज़ की है तो वो यहाँ आया है। इसका सबूत क्या है? अच्छा, कहाँ से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे एनर्जी कितनी हो? ज़ीरो। सबूत क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आया तो उसने इतनी एनर्जी लूज़ की है। अगर कोई बंदा उसको इतनी ही एनर्जी वापस कर दे किसी तरह, यानी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दे दे, तो बताएं प्लस 13.6 और माइनस 13.6 ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे? ज़ीरो। ज़ीरो तो कहाँ होती है? इन्फिनिटी पे। यानी जितनी एनर्जी उसने लूज़ की थी उतनी ही कोई इसको वापस कर दे तो वो फिर से वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था, यानी इन्फिनिटी पे। समझ आया पॉइंट? इसी तरह दूसरे शेल में एनर्जी देखें, ये सेकंड शेल है, पहले में कितनी थी? -13.6। दूसरे शेल में यहाँ पे कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर से सेकंड शेल में आया होगा तो उसने इतनी एनर्जी लूज़ की है। इसका मतलब कोई उसको इतनी ही एनर्जी अगर वापस कर दे तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा जहाँ उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब सेकंड शेल से उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी कम दरकार है, 3.4। पहले शेल से निकालने के लिए कितनी चाहिए थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आई? तो नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि इतनी एनर्जी उसने लूज़ की है, इतना उसको एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो उतनी एनर्जी उसको वापस मिल जाए, वो वापस वहाँ पे चला जाएगा इनफाइनाइट पे। तीसरा मतलब ये है कि देखें अगर ये माइनस ना होता तो वैल्यूज़ फिर जस्टिफाई ना की जा सकती। मसलन आपको पता है पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ। पहले शेल में एनर्जी ज़्यादा होगी या दूसरे में? दूसरे में। इसलिए दूसरे को क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी लेवल। तीसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे के मुकाबले में तीसरा और हाई एनर्जी लेवल है। अगर ये माइनस साइन ना होता 3.4 के साथ तो 13.6 के साथ, ये प्लस में वैल्यूज़ होती, तो इसका मतलब एनर्जी तो पहले शेल में ज़्यादा है 13.6 और दूसरे शेल में एनर्जी कम है 3.4, पर हम तो दूसरे शेल को हाई एनर्जी ऑर्बिट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस साइन ही है जो इस बात को सही साबित करेगा। अगर आप माइनस साथ लगाएं तो पहले शेल में एनर्जी है -13.6 और दूसरे शेल में -3.4। पता है नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है असल में वो वैल्यू बड़ी होती है, लार्ज वैल्यू। इसका मतलब सेकंड शेल में एनर्जी ज़्यादा है। तो नेगेटिव के 3 मैंने आपको मतलब बता दिए हैं। पहला ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन है। दूसरा ये कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से यहाँ आया होगा तो उसने इतनी एनर्जी लूज़ की है। तीसरा मतलब क्या है कि जो माइनस में छोटी वैल्यू है वो असल में बड़ी है, इसीलिए सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। अब ज़रा बुक पे वापस आते हैं। बात हो रही थी प्लस में, तो प्लस में जो भी वैल्यू होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। द आयनाइजेशन एनर्जी मे बी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। ये क्या कह रहा है? कहते हैं एनर्जी देते कैसे हैं। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ़ शेल बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन था, आपने इस इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे शेल में भेजना तो ये एक्साइटेशन कहलाएगा। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को एटम से ही बाहर निकाल देना है, फ्री कर देना है, तो इसको कहते हैं ये आयनाइजेशन है। अब ये एनर्जी दी कैसे जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से दी जाती है? दो तरीके होते हैं, बुक में एक तरीका बताया। एक तरीका बेटा ये होता है कि आपको ये बाहर से फोटान भेजते हैं एनर्जी का, HF एनर्जी वाला। ये जो सिंबल है ना, ये वेव से, ये फोटान का सिंबल होता है। या तो तरीका है कि बाहर से कोई फोटान भेजें, ये इलेक्ट्रॉन उस फोटान को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी हासिल करके बाहर चला जाएगा।
और दूसरा तरीका क्या है कि आप फोटॉन ना भेजें, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन भेजें, इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड के साथ भेजें, वो इलेक्ट्रॉन आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉकआउट कर देगा, बाहर भेज देगा। यानी आपका भेजा गया इलेक्ट्रॉन ये वाला इन टारगेट इलेक्ट्रॉन, जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन, और जिसको आपने बाहर से भेजा उसको बोलते हैं इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है उसका? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जाकर टकराता है टारगेट इलेक्ट्रॉन से और उसको नॉकआउट बाहर निकाल देता है। तो इस तरह हम एटम को क्या करते हैं? आयनाइज। लेकिन आप सोचें जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी ख़ास एनर्जी होगी तो वो जाकर टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा ना। थोड़ी बहुत एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ख़ास एनर्जी होगी तो हमारा भेजा गया इलेक्ट्रॉन उस एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। तो वो एनर्जी कैसे देते हैं? बैटरी के ज़रिए। खैर, उस बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसको डिफ़ाइन करने लगे हैं। द मिनिमम पोटेंशियल बैटरी का, वो पोटेंशियल थ्रू विच दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड, कि बाहर जो बैटरी लगाई है ना जिसका पोटेंशियल है कि जिसका भेजा गया इलेक्ट्रॉन आपने यूज़ करना है, सो दैट इट कैन सप्लाई द रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं बाहर लगी बैटरी का वो पोटेंशियल कि जिसका एक्सेलरेट किया गया इलेक्ट्रॉन मतलूबा एनर्जी दे दे। मसलन आपने बाहर बैटरी बड़ी हल्की लगाई है तो उससे इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक्सेलरेट होंगे, लेकिन बड़े स्लो इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो हो सकता है वो टारगेट इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए लेकिन उसको बाहर ना निकाल पाए। समझ रहे? तो हमारे भेजे गए इलेक्ट्रॉन के पास एक सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए। तो वो सफिशेंट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बैटरी से। उस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो कहते हैं जी इज़ नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दोबारा सुने मैंने क्या बताया। हम बाहर से जो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे ना इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए या किसी भी तरीके से, तो वो बैटरी जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन भेजे हैं वो बैटरी का, उस बैटरी का पोटेंशियल, वो पोटेंशियल कि जिससे आपने इलेक्ट्रॉन भेजे और वो इलेक्ट्रॉन हमारे भेजे गए जो हैं वो जाके एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएं और उसको नॉकआउट कर सकें, नॉकआउट कर दें, तब जो पीछे बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर आपका पीछे जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कम हुआ, ये पॉइंट समझना, अगर आपकी बैटरी का पोटेंशियल कम हुआ तो फिर आपका भेजा गया इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को शायद बाहर ना निकाल सके लेकिन एक शेल से दूसरे शेल में या तीसरे शेल में भेज दे, क्योंकि आपकी बैटरी हल्की थी तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकी लेकिन एक शेल से दूसरे शेल में ज़रूर भेज चुकी है। अब जो पीछे बैटरी का पोटेंशियल होगा उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, पता क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्यों भला? क्योंकि इस पोटेंशियल ने जो इलेक्ट्रॉन भेजे हैं वो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज तो नहीं कर सके लेकिन उसको एक्साइट ज़रूर कर दिए। तो ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल। सही है? दोबारा देखें बुक में क्या क्या है। 10 फॉर एन इज इक्वल 1 2 3, यानी इस इन शेल में वी गेट द एलोड एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये उस फार्मूले से आए हैं जो मैंने बताया था कि ई एन इज़ इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर। दूसरे शेल में एनर्जी मालूम करनी है तो ई नॉट ओवर 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर। तीसरे शेल में एनर्जी मालूम करनी तो ई नॉट ओवर 9 आएगा। चौथे शेल के लिए ई नॉट ओवर 16 आएगा। पाँचवें के लिए ई नॉट ओवर 25 आएगा। तो ये उसने एनर्जी लिख दी है डिफरेंट शेल में। द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज़ इन परफेक्ट एग्रीमेंट विद द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय बोहर थ्योरी। कहते हैं इस थ्योरी से जो वैल्यूज़ आई हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करती हैं, मतलब ये फार्मूले हमारे बिल्कुल ठीक हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब अगला सुनिए पैराग्राफ जो कहते हैं नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़ इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल 1। लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होता है एंड दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द और नॉर्मल स्टेट।
व्हेन इट इज़ इन हायर ऑर्बिट, कौन, इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट में होगा तो उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट, ये सबको पता है। एक्साइट कैसे करते हैं एटम को, जैसे आयोनाइज करते हैं। वो कैसे, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन भेजते हैं और वो हमारा भेजा गया इलेक्ट्रॉन जाकर टकराता है एटम के इलेक्ट्रॉन से और उसको एक शेल से दूसरे शेल में भेज देता है। द एटम में बी एक्साइटेड बाय कोलिजन विद एक्सटर्नली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, बाहर से भेजे गए इलेक्ट्रॉन से टकरा के भी एक्साइट कर सकते हैं हम। और पीछे फिर जो बैटरी का पोटेंशियल होगा, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड, वो पोटेंशियल जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, सो दैट ऑन कोलिजन इट कैन लिफ्ट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट। कहते हैं वो पोटेंशियल जिसके थ्रू आपने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया और वो जाके एटम के इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफ़र कर दे, तो वो जो पीछे बैटरी लगाई उसका पोटेंशियल क्या कहलाता है, इज़ नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। दो डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी कि बाहर लगी बैटरी अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करे इतना कि हमारा भेजा गया इलेक्ट्रॉन जाए और एटम के इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर निकाल दे, एटम से ही बाहर निकाल दे, तो फिर हमारी जो बैटरी है उसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल थोड़ा कम रखा है और उससे ये हुआ कि आपका भेजा गया इलेक्ट्रॉन जाके एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर तो नहीं निकालता, एटम से बाहर नहीं निकालता, लेकिन एक शेल से किसी दूसरे शेल में ट्रांसफ़र कर देता है, तो फिर हमारी जो बैटरी है उसका पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे जनाब आज का आर्टिकल। मैं लास्ट आपको ये ज़रूर बता दूं कि देखें ये नीचे क्या लिखा है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की पहले शेल में एनर्जी ये है, माइनस यहाँ मिटा, आपकी बुक में मौजूद होगा यहाँ -13.6। यहाँ क्या लिखा है, n=1। अगले शेल में है n=2, एनर्जी कितनी है, -3.4। ये कैसे निकाली होगी, -E0/4। ठीक है। तीसरे शेल में एनर्जी कितनी है, -1.51। ये कैसे निकाली होगी, -E0/9। जिस शेल में एनर्जी मालूम करनी है तीसरे शेल में, उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है। चौथे शेल में एनर्जी कितनी है, ये वाली -0.85। ये कैसे निकाली होगी, -E0/16 एंड सो ऑन। देखें आखिरी शेल क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है आखिरी शेल, n=इनफाइनाइट। और नीचे देखें दोबारा हेडिंग क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन उसका जो कि इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन को जगह देने के लिए पहला शेल ही काफ़ी है। होते इनफाइनाइट हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक शेल में पाया जाता है बस, बाकी शेल हम कहते हैं खाली हैं या उसमें गाहे बगाहे इलेक्ट्रॉन जा सकता है वक्ती तौर पे। जैसे एक्साइटेशन यही होता है ना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, आप उसको एनर्जी दें तो वो पहले से दूसरे शेल में भी जा सकता है, पहले से तीसरे शेल में भी जा सकता है, लेकिन वहाँ रहेगा नहीं, फ़ौरन वापस आ जाएगा, डी एक्साइट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।